बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बच्चों, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? ओके, चलें। नहीं, तारिक आज़म साहब तो ठीक नहीं है बेटा, मेरी घर से क्लास ले रहा हूँ। वालेकुम अस्सलाम ताहा नदीम, कैसे हो बेटा? आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। जज़ाकल्लाह बेटा, खुश रहो। आप सबकी दुआएं रहेंगी तो इंशाल्लाह ठीक हो जाऊंगा जल्दी। अच्छा प्यारे बच्चों, आज की क्लास में बहुत शुक्रिया रिजा, बहुत शुक्रिया बेटा। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। खुशी हुई आप लोगों के मैसेज देख के। अच्छा बच्चों, आज की क्लास में हमें बैलेंस शीट बनानी है। बैलेंस शीट का फॉर्मेट अल्हम्दुलिल्लाह कल की क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं, राइट? अल्लाह, आपको वो फॉर्मेट सामने नज़र आ रहा है बना हुआ स्क्रीन पर? आई होप मुझे कॉलेज के बच्चे भी क्लास में ज्वाइन कर चुके होंगे। सर फैज़ान की सुपरविज़न में बच्चे कॉलेज में हैं, उन्होंने भी मेरी क्लास ज्वाइन कर ली होगी। हम स्ट्रिक्टली इस फॉर्मेट को फॉलो करेंगे, सही है? अगर आप लोग बैलेंस शीट बनाते हैं तो अच्छी बात, अगर आप नहीं बनाते तो मुझे बनानी पड़ेगी और फिर स्क्रीन शेयर करनी पड़ेगी। अगर आप बनाएंगे तो मैं आपकी स्क्रीन शेयर करके यहाँ मैं भी देख लूँगा, बाकी बच्चे भी देख लेंगे। हिम्मत करते हैं, मैं खुद कोशिश करता हूँ एक बैलेंस शीट तो कम से कम मैं बनाऊँ आप लोगों के सामने। क्वेश्चन नंबर 27 अगेन आ गया है। हम इसका इनकम स्टेटमेंट भी बना चुके हैं। आज हम इसी क्वेश्चन की बैलेंस शीट बनाते हैं प्यारे बच्चों, सही है? तो चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बैलेंस शीट की फॉर्मेटिंग मेरे साथ साथ अपनी नोटबुक में शुरू करें, अपने रजिस्टर में शुरू करें। बिजनेस का नाम उसरा एंड को है। दिसंबर 31 2010 को हमें बैलेंस शीट बनानी है। बैलेंस शीट को हम क्या कहते हैं बेटा, मेरा बच्चा?
बैलेंस शीट को हम क्या कहते हैं? देखो, अब आप पार्टिसिपेट करोगे तो बात बनेगी ना। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, एक्सीलेंट मेरा बेटा, खुश रहिए, जज़ाकल्लाह। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, ज़बरदस्त। तो प्यारे बच्चों, हम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाने लगे हैं अल्लाह के हुक्म से। कौन से क्वेश्चन का? क्वेश्चन 27 का, सही है। क्वेश्चन 27 का इनकम स्टेटमेंट हम बना चुके हैं। इसकी बैलेंस शीट बनाने की तैयारी है। कैसे बनेगा? दो कॉलम चाहिए हमें रुपीज़ वाले। अच्छा, मैंने बेटा कनेक्शन ज्वाइन किया हुआ है, अपना मोबाइल का डेटा कनेक्शन। अगर आवाज़ ना आए, मसला हो तो बताइएगा प्लीज़, ठीक है। अभी म्यूट कर रहा हूँ, 1 मिनट। बच्चों, आप भी अपने पास बैलेंस शीट की फॉर्मेटिंग शुरू करें। फॉर्मेट ये सामने है आपके, सही है। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, आप भी साथ साथ कोशिश करें। जहाँ कोई प्रॉब्लम हो अनम्यूट करके बोलिएगा, राइट। कॉलेज के बच्चों में से किसी ने ज्वाइन किया है हमें? कॉलेज के बच्चों ने ज्वाइन की है क्लास या नहीं? सारे बच्चे घर से ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं फिलहाल। मुझे नहीं लग रहा कि ऑनलाइन कॉलेज के स्टूडेंट अभी हमारे साथ क्लास में हो। बहरहाल अब इतनी देर इंतज़ार तो नहीं कर सकता, शुरू कर लेता हूँ। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत मेहनत से पढ़ेंगे इंशाल्लाह। चलिए, ओके मोहन, थैंक यू। उसरा एंड को जो चीज़ हम बना रहे हैं उसका नाम है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। जब बना रहे हैं उस दिन लिखते हैं एज ऑन। क्या लिखते हैं बेटा? एज ऑन। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। एज ऑन दिसंबर 31, 2010। सर में इसमें इम्पोर्टेंट बात क्या है सर? कि एज एट या एज ऑन लिखते हैं यहाँ पर, और इनकम स्टेटमेंट में क्या लिखते थे याद दिलाओ पहले, फिर समझाऊंगा। इनकम स्टेटमेंट में क्या लिखते थे पहले ये बताओ। बोलो शाबाश। इनकम स्टेटमेंट में फॉर द पीरियड एंडेड, सही है। और बैलेंस शीट में एज ऑन। जमीन आसमान का फर्क है बेटा दोनों में, सही है। क्या फर्क है सुनो इत्मीनान से। जब आप इनकम स्टेटमेंट बनाते हो और आप यहाँ पे लिखते हो फॉर द पीरियड एंडेड, तो ये सेल सिर्फ दिसंबर 31 को होने वाली सेल, ये सेल सिर्फ दिसंबर 31 को होने वाली सेल
कंप्लीट ही नहीं कर रहे आप मेरा सेंटेंस। तहा नहीं किया, माहम ने किया, महक ने किया, बाकी लोग जवाब ही नहीं दे रहे। हाँ, ये जो सेल लिखी होती है ये सिर्फ एक दिन की दिसंबर 31 की सेल नहीं होती। इसका मतलब है इनकम स्टेटमेंट किसी पर्टिकुलर पीरियड, इनकम स्टेटमेंट किसी पर्टिकुलर टाइम, उस टाइम को एक्सप्लेन कर रहा होता है। मिसाल के तौर पे जनवरी 1 से लेकर दिसंबर 31 2010 तक हमने कितना माल बेचा, वो सारा लिखा हुआ है। सही है। पूरे साल में हमारे पास से कितनी मालियत का सामान चला गया, क्या कहते हैं इसे, कॉस्ट ऑफ सेल। पूरे साल में जितने का सामान हमारे पास से चला गया, कॉस्ट ऑफ सेल, उसे लिखते हैं कितनी मालियत का सामान चला गया। सही है। इसका मतलब है ये पूरे पूरे साल के बनते हैं, इनकम स्टेटमेंट हो गए। और इसी तरह जो इस इनकम स्टेटमेंट में ऑपरेटिंग एक्सपेंस लिखे जाते हैं, सेल डिस्काउंट किसी एक दिन का नहीं है, रेंट एक्सपेंस किसी एक दिन का नहीं है। एग्जैक्टली और बेटा जब बैलेंस शीट की बात करते हैं तो बैलेंस शीट में जो भी लिखूंगा वो दिसंबर 31 को होगा बस। यानी कैश का बैलेंस दिसंबर 31 को, ट्रेड रिसीवेबल दिसंबर 31 को, फर्नीचर कितने का है वो दिसंबर 31 को, किसी के कितने रुपए अदा करने हैं दिसंबर 31 को, और मालिक ने कारोबार में कितने पैसे लगाए हैं दिसंबर 31 तक, उसे पूरे साल प्रॉफिट करने से क्या प्रॉफिट हुआ है, बिजनेस करने से। और आप लोगों को आवाज़ आ रही है ना, समझ रहे हो ना, मेरी बात तो समझ आ रही है ना। वेरी गुड। बस मेरे बच्चों, अल्लाह करे आप समझ जाओ। तो क्या करता है, बैलेंस शीट में किसी मखसूस दिन की पोजीशन दिखाई जाती है। चलो काम ये करते हैं, ये 2 कॉलम रख लिए बैलेंस शीट के लिए। सबसे पहले हेडिंग डाल दी एसेट्स। आप भी मेरे साथ काम कर रहे हो ना सब लोग, आप सब मेरे साथ काम कर रहे हो ना। वेरी गुड। सब बच्चे लिख के काम करें, जुनैद बेटा लिख के काम करना, इलियान, अयान, अरमान, अरीबा, तो सब बच्चे लिख के काम करना मेरा बच्चा। हाँ, साथ साथ बनाओगे ना तो जो कंफ्यूजन होगी अभी पूछ भी लोगे, अगर साथ नहीं बनाओगे बाद में स्टक होगे, फिर मुश्किल में आ जाओगे। एसिड्स की हेडिंग, एसिड्स को अंडरलाइन कर देते हैं, बोल्ड। आप तो खैर अंडरलाइन और बोल्ड नहीं कर रहे, आप बोल्ड नहीं करते, हमने बोल्ड कर दिया, अंडरलाइन कर दिया, आप अंडरलाइन कर दो। आप भी एसिड्स लिख के उसे अंडरलाइन कर दो। इसमें पहले लिखना है नॉन करंट एसेट्स। अब बात यह है कि नॉन करंट एसेट मैंने जज्बात में आके जल्दी से लिख दिया, लेकिन बीइंग अ टीचर मुझे पता है एसेट से पहले वाला कॉलम इनकम स्टेटमेंट का है ना। हाँ हाँ, वो तो इनकम स्टेटमेंट है ये भी। सही है जहरा, ओके। सामने ही बना लिया बैलेंस स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। सही है, ये लो छुपा देता हूँ उसे बस। आप क्लियर है। अब नॉन करंट एसेट पहले जज्बात में आके लिख दिया, लेकिन मुझे बीइंग अ टीचर ये बात पता है, क्या जिस सवाल में कोई नॉन करंट एसेट है बताओ। क्वेश्चन 27 स्क्रीन पर तुम्हारे सामने है, बताओ कोई नॉन करंट एसेट है। बहुत शुक्रिया बेटा। तारिक आजम बेटा गौर से देखो एसिड कहाँ होते हैं मेरा बच्चा,
तारिक आजम भाई, डेबिट में होते हैं तो बेटा गौर से देखो ना। बाकी बच्चों ने मुझे लिख के भेज दिया, आपने लिख के नहीं भेजा। कहा बेटा लैंड नहीं है तो लैंड छोड़ो, जरूरी थोड़ी कि लैंड ही लिखनी हो, कोई भी फिक्स एसेट हो सकता है। तो कौन सा फिक्स एसेट है आज क्वेश्चन में? बहुत शुक्रिया तमाम बच्चों का जो जवाब दे रहे हैं। खुश रहिए, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे मेरे बच्चों। सेल्स इक्विपमेंट 40,000 रुपीज़। सेल्स इक्विपमेंट भी लिखो। सेल्स इक्विपमेंट, सर अमाउंट कहाँ लिखे हैं इसकी? तो पहले देखो, सेल्स इक्विपमेंट 40,000, क्या इस पर डेप्रिसिएशन है? बताओ, सेल्स इक्विपमेंट पर डेप्रिसिएशन है? जी सर, डेप्रिसिएशन है। तो मेरा बेटा मैंने इसको एक कॉलम पीछे लिखा। सेल्स इक्विपमेंट की अमाउंट लिखवाओ। 40,000 का इसमें से लेस करूँगा। सेल्स इक्विपमेंट में से लेस करूँगा, बोलो क्या? अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन। बेटा मुझसे तेज बनाओ, मेरी तबीयत नासाज है, इस वजह से मैं बना नहीं पा रहा हूँ, बहुत स्लो काम कर रहा हूँ। आप बेशक मुझसे तेज काम करो। अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन के अमाउंट, सवाल में पहले से अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन दिया हुआ है? अगर दिया हुआ होगा तो अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन कौन सी साइड पर होगा बच्चों? वेरी गुड, कहा बेटा? अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन की नेचर बच्चों जल्दी से लिख के भेजो, शाबाश। अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन की नेचर कॉन्ट्रा एसेट। कॉन्ट्रा एसेट हमेशा क्रेडिट साइड पे होते हैं, तो क्रेडिट में तो कुछ भी लिखा नजर नहीं आ रहा। तो आप लोगों ने क्या किया? अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन जब आपको यहाँ नजर नहीं आ रहा तो आपने बोला आप कहाँ जाके ढूंढने, बताओ? क्वेश्चन के ट्रायल बैलेंस में अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन नजर नहीं आ रहा। बहुत शुक्रिया रिचा बेटा, वेरी गुड। तो आपने कहा भाई बैलेंस शीट में होगा, बैलेंस शीट में ढूंढते हैं। सब बच्चे बैलेंस शीट में पहुंचे, सॉरी अपना एडजस्टमेंट में पहुंचे। एडजस्टिंग एंट्री नंबर 4, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन इक्विपमेंट क्रेडिट 4,000। तो मैंने यहाँ पे 4,000 लिखा और इक्विपमेंट में से अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन इक्विपमेंट का है। आवाज़ कट रही है? अच्छा रिजा, आप देखो आवाज़ सही आ रही है, उससे बोला ही नहीं जा रहा, लेकिन अभी मैं बोल रहा हूँ, आवाज़ आ रही है ना? हाँ सही है, आवाज़ कट नहीं रही। मैं बोल कम रहा हूँ रिजा, बहुत कम कम बोल रहा हूँ। अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन के अमाउंट लेस करके फॉर्मेट के मुताबिक बिल्कुल बराबर में लिखनी है। ये देखो, इससे माइनस करके ही आपने लेस करने के बाद जो अमाउंट आएगी वो बिल्कुल बराबर में लिखनी है, सही है? तो आप लोगों ने इस पे लगाई, बोलो क्या? ब्रैकेट और या माइनस करके लिख दिया।
इसके बाद मुझे चेक करना है कि सवाल में कोई और नॉन करंट एसेट तो नहीं है। बताओ, चेक करो और कोई नॉन करंट एसेट बच्चों, चेक करो जल्दी, शाबाश। चलो, सारे एसेट सामने आ गए। भाई मुझे तो और कोई नॉन करंट एसेट नज़र नहीं आ रहा। इसका मतलब है यही मेरे नॉन करंट एसेट का टोटल है। तो मैं टोटल नॉन करंट एसेट लिखने लगा हूँ। सही है, आप भी लिखना है। टोटल नॉन करंट एसेट। टोटल नॉन करंट एसेट में ऐड होंगे सारे क्या बेटा? कर सकते हैं शायद, बिल्कुल सही कह रहे हो। करंट एसेट, अगर नॉन करंट एसेट एक हो तो हम इसे डायरेक्ट कंटिन्यू कर सकते हैं, मुझे एतराज़ नहीं है। लेकिन अभी मैं स्ट्रिक्टली फॉर्मेट को फॉलो कर रहा हूँ ताकि जब तुम किसी दूसरे सवाल पे बैलेंस शीट बनाओगे, वहाँ दो हुए तो ऐसा ना हो कि तुम दो लिख के कंटिन्यू कर दो। बेहतर होगा कि पहले उनका टोटल लिया जाए। तो इसलिए मैंने जानबूझ कर टोटल नॉन करंट एसेट लिखा है। अब किस चीज़ की हेडिंग डालूं बताओ? करंट एसेट। कोई लाइन ड्रॉप करने की ज़रूरत, कोई लाइन ड्रॉप करने की ज़रूरत नहीं है। करंट एसेट की हेडिंग बताओ बच्चों, करंट एसेट में सबसे पहले क्या लिखना है? शाबाश बेटा, करंट एसेट में सबसे पहले क्या लिखना है? जहरा बेटा कल बताया था, ये देखो फॉर्मेट। हाईली लिक्विड आइटम सबसे आखिर में। तहा ऑफिस इक्विपमेंट तो नॉन करंट एसेट में लिख चुके हो बेटा। हाँ जी, सबसे पहले क्या लिखेंगे? सबसे पहले लिखेंगे इन्वेंट्री। सबसे पहले क्या लिखेंगे? मर्चेंडाइज इन्वेंट्री। सर और कौन सी इन्वेंट्री हो सकती है इसके अलावा? इसके अलावा ऑफिस सप्लाईज वगैरह की इन्वेंट्री भी हो सकती है। वो ऑफिस सप्लाईज जो हम खरीद के लाए हैं, आने वाले दिनों में हम कारोबार में उसे करेंगे इस्तेमाल, वो हमें पहुंचाएगी फ़ायदा। तो अगर कभी ऑफिस सप्लाईज वगैरह हो तो वो मर्चेंडाइज के बाद लिखनी होंगी। वेरी गुड बेटा। अभी फ़िलहाल मुझे इन्वेंट्रीज नज़र आ रही हैं सवाल में। यस सर। क्या ये वाली इन्वेंट्री लिख दूँ? मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ओपनिंग। बताओ फिर इन्वेंट्री कौन सी लिखूँ? एंडिंग लिखूँगा। एंडिंग इन्वेंट्री कितने इफेक्ट होते हैं? हाँ, एंडिंग इन्वेंट्री के दो इफेक्ट होते हैं बच्चों। एक होता है इनकम में, दूसरा होता है बैलेंस शीट में। तो बेटा एंडिंग इन्वेंट्री हमारा एसेट होती है, एग्री करते हैं सब बच्चे? इजाज़त है लिख दूँ? सर कहाँ से देख के लिख रहे हैं? एडजस्टमेंट नंबर 1 में मर्चेंडाइज इन्वेंट्री 60,000 है। ओके जी, मैंने लिखा मर्चेंडाइज इन्वेंट्री, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री अमाउंट है 60,000। एक कॉलम पीछे लिखा। सही है। अब इसके बाद बताओ क्या करना है? मर्चेंडाइज इन्वेंट्री के बाद
अरे यार क्या मसला है। अब हम चेक करते हैं, यहाँ पर कोई ऑफिस सप्लाईज है, बताओ। हाँ, तो और कौन सा करंट एसेट है, अब चलो बताओ फिर यहाँ से चेक करके बताओ और कौन सा करंट एसेट है। शाबाश, जवाब नहीं आ रहा बच्चों। और कौन से करंट एसेट है मेरे प्यारे बच्चों। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री के बाद अगर आप चाहते हो मैं यहाँ आपको फॉर्मेट दिखाऊं तो ये लो, शॉर्ट टर्म एसेट ऑफिस सप्लाईज। मैं भी तो यही बोल रहा हूँ, प्रीपेड या एडवांस पेमेंट तो सप्लाई ये लिखा जाएगा, मैंने भी यही कहा है। और फिर ट्रेड रिसीवेबल नेट लिखा जाएगा। तो अब बताओ सवाल में तुम्हें प्रीपेड नज़र आ रहा है, ऑफिस सप्लाईज तो नज़र नहीं आ रहा। बहुत सारे बच्चों ने मुझे लिख के भेजा सर प्रीपेड इंश्योरेंस है अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस 20,000, एडजस्टमेंट में आया इंश्योरेंस एक्सपेंस 12,000। इसका मतलब है प्रीपेड इंश्योरेंस की अमाउंट कितनी बची मेरा बच्चा। एडजस्टमेंट का इफेक्ट भी तो देखना है ना। प्रीपेड इंश्योरेंस था 20,000, इंश्योरेंस एक्सपेंस 12,000 हो गया, तो इसका मतलब है प्रीपेड कम हुआ है। एडजस्टमेंट चेक कर लो जाके इसकी, अगर आप कंफ्यूज हो। मैंने अपने इंश्योरेंस को 12,000 रुपये से क्रेडिट कर दिया। अगर आप जवाब बताना चाहो तो अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस का जवाब 8,000 रुपये है। सही है, तो हम इसको लिखते हैं अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस। अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस 8,000। बेटा इसके बाद बताओ फिर, बार बार मैं उसको इस पे चला जाता हूँ। अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस के बाद ट्रेड रिसीवेबल लिखना चाहिए, है ना। यानी अकाउंट रिसीवेबल 35,000 रुपीज़, ये लिख दिया। ट्रेड रिसीवेबल, वैसे ये लिखना कैसे बच्चों। नेट, नेट का मतलब याद है, दिखा देता हूँ फॉर्मेट। नेट का मतलब है, आप इसमें से क्या लेस करके लिखोगे बोलो। अलाउंस फॉर बैड डेट्स अगर क्वेश्चन में गिवन हो, चाहे एडजस्टमेंट में हो चाहे ट्रायल बैलेंस में हो। तो ज़रा चेक करें, ये क्वेश्चन आपके सामने है। बताएं अलाउंस फॉर बैड डेट्स है, सवाल आ गया सामने। पहले अलाउंस फॉर बैड डेट्स को चेक कहाँ कर रहे हो ये तो बताओ। क्रेडिट साइड पर ट्रायल बैलेंस में अलाउंस फॉर बैड डेट्स नज़र नहीं आ रहा। एडजस्टमेंट में चेक किया, एडजस्टमेंट में भी अलाउंस फॉर बैड डेट्स नज़र नहीं आ रहा। हमने बोला इसका मतलब है ट्रेड रिसीवेबल आज डायरेक्ट नेट है, 35,000 लिख दिया। इतराज। हाँ बेटा। ऑनलाइन स्टूडेंट अटेंडेंस मार्क कर दें अपनी बेटा। यार बच्चा अटेंडेंस मार्क कर दो इस यूनिट की। सब बच्चे अपने अटेंडेंस मार्क कर दें। मीटिंग खत्म होगी तो दोबारा मीटिंग शुरू करेंगे बच्चों, सही है। मीटिंग खत्म होगी तो दोबारा मीटिंग शुरू करेंगे। अटेंडेंस मार्क कर ली सबने। हाँ,
Trade receivable 35,000. अल्लाह, अटेंडेंस तो मार्क हो गए ना सब बच्चों की। चलो फिर बैलेंस शीट को कंटिन्यू करते हैं। ट्रेड रिसीवेबल के बाद मुझे और कोई करंट एसेट नज़र नहीं आ रहा। आपको कोई करंट एसेट नज़र आ रहा है? हमारे पास लिखा है कैश। वेरी गुड बेटा, शाबाश बेटा, खुश रहो। कैश की अमाउंट पे यार दिमाग देखो कैसे चल रहा है, वहाँ लिख दिया कैश। कैश कितना लिखूं बच्चों? 40,000। ओके, कैश 40,000 लिख दिया। ये सब प्लस करके ये सब प्लस कर देते हैं। करंट एसेट का सम आ गया। टोटल करंट एसेट बराबर में लिखे हुए नीचे वाली लाइन में, सही है। तो हम भी यहाँ लिखते हैं टोटल करंट एसेट 1,43,000 और इसका नाम लिख देते हैं टोटल करंट एसेट्स। सही है बच्चों। अब बताओ क्या करेंगे? टोटल करंट एसेट और नॉन करंट एसेट को प्लस करेंगे, हमें टोटल एसेट्स पता चल जाएंगे, राइट। अल्लाह, इसके ऊपर लाइन ये आ गया टोटल एसेट्स। स्क्रीन डिस्कनेक्ट हो गई। आखिर आ गई बेटा स्क्रीन दोबारा। 1,79,000 के एसेट। अब इसके बाद हेडिंग क्या डालोगे आप लोग? इक्विटी। इक्विटी की हेडिंग डालो बच्चों। कंटिन्यू करते हैं। इक्विटी में सबसे पहले लिखेंगे कैपिटल एट स्टार्ट।